शिमला की वो दिसंबर की रात बेहद सर्द और खामोश थी। आसमान से बर्फ इतनी शांति से गिर रही थी जैसे वो शहर के किसी गहरे राज को दफन करने की कोशिश कर रही हो। रात के 3 बज रहे थे जब पुरानी विक्ट्री टनल के सन्नाटे को एक भयानक चीख ने चीर दिया। वो चीख किसी और की नहीं बल्कि एक बेघर आदमी की थी जो ठंड से बचने के लिए टनल में सोया करता था। जब पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंचीं और हेडलाइट्स की रोशनी टनल की छत पर पड़ी तो मंजर देखकर बड़े बड़े पुलिस वालों के भी पैर कांप गए। वहां टनल की छत से लगे हुक पर एक लड़की की लाश लटक रही थी, लेकिन यह कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी। उस लड़की के हाथ और पैरों को मछली पकड़ने वाले अदृश्य तारों इनविजिबल वायर्स से बांधा गया था और उन तारों को छत से ऐसे जोड़ा गया था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बड़ी सी कठपुतली हो। उसका चेहरा सफ़ेद पेंट से रंगा हुआ था, गालों पर लाल गोल निशान थे और होठों को चीरकर उस पर एक डरावनी, कभी न मिटने वाली मुस्कुराहट बनाई गई थी। लाश के ठीक नीचे सड़क पर ताज़ा खून से लिखा था, खेल अभी शुरू हुआ है। आईजी विक्रम ने जब ये मंजर देखा तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये किसका काम है या किसका हो सकता है। उन्होंने कांपते हाथों से फ़ोन निकाला और एक ऐसे नंबर को मिलाया जो पिछले 5 सालों से बंद माना जाता था। दूसरी तरफ घंटी बजी और एक भारी आवाज़ आई, हेलो। विक्रम ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, कबीर, वो वापस आ गया है। कठपुतली वाला वापस आ गया है। एसीपी कबीर, जो कभी हिमाचल पुलिस का सबसे तेज दिमाग माना जाता था, अब मनाली के एक सुनसान कॉटेज में अपनी जिंदगी काट रहा था। 5 साल पहले द आर्टिस्ट केस ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उस वक्त 7 लड़कियां गायब हुई थीं और सभी को कठपुतली बनाकर मारा गया था। कबीर ने उस वक्त के मशहूर मूर्तिकार रमन को पकड़ा था। रमन के तहखाने में वो सारे औजार मिले थे और उसने अपना जुर्म कबूल भी किया था। वो अभी भी काला पानी जेल में उम्र कैद काट रहा था। तो फिर ये नया कत्ल कैसे हुआ? कबीर ने शुरू में विक्रम की बात मानने से इनकार कर दिया, यह सोचते हुए कि यह कोई नकलची कॉपीकैट कातिल होगा। लेकिन जब विक्रम ने बताया कि रस्सी की गांठ नॉट लगाने का तरीका वही बटरफ्लाई नॉट है जो दुनिया में गिनती के लोग जानते हैं, और शिकार को मारने से पहले वही दुर्लभ नशीली दवा दी गई थी जो रमन इस्तेमाल करता था, तो कबीर की आंखों में एक पुरानी आग वापस आ गई। उसने अपनी पुरानी रिवॉल्वर निकाली, धूल साफ की और रात के अंधेरे में शिमला के लिए निकल पड़ा। शिमला पहुंचते ही कबीर क्राइम सीन पर नहीं बल्कि सीधा सेंट्रल जेल गया जहां रमन बंद था। रमन अब 60 साल का हो चुका था, शरीर से कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही शिकारी वाली चमक थी। जब कबीर उसके सेल के बाहर खड़ा हुआ तो रमन धीरे से हंसा। उसकी हंसी किसी सूखे पत्ते के टूटने जैसी थी। आ गए इंस्पेक्टर? मैंने कहा था ना, कला कभी मरती नहीं, बस रूप बदल लेती है। कबीर ने गुस्से में सलाखों को पकड़ा और पूछा, कौन कर रहा है ये रमन? तेरा कोई शागिर्द, कोई फैन? रमन ने हवा में अपनी उंगलियां ऐसे नचाईं जैसे वो किसी अदृश्य कठपुतली को नचा रहा हो और बोला, शागिर्द नहीं इंस्पेक्टर, तुमने मुझे पकड़ा, पर क्या तुमने कभी सोचा कि मैं अकेला काम करता था? एक कठपुतली को नचाने के लिए एक मास्टर की जरूरत होती है। मैं तो बस स्टेज तैयार करता था। असली कलाकार तो अभी पर्दे के पीछे है। कबीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या 5 साल पहले उसने गलत आदमी को पकड़ा था, या रमन सच में सिर्फ एक प्यादा था? रमन ने आगे झुककर धीरे से कहा, अगला शो आज रात है कबीर, जगह वही होगी जहां से सब शुरू हुआ था। कबीर तुरंत वहां से निकला और पुरानी फाइलों को खंगालने लगा। जहां से सब शुरू हुआ था, इसका मतलब पहली शिकार की लोकेशन थी, जो कि ओल्ड ओपेरा हाउस थी। वो जगह अब खंडहर बन चुकी थी। अभी कबीर सोच ही रहा था कि कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी कॉल आई। शिमला के मेयर की बेटी रिया कॉलेज से गायब हो गई थी। रिया की कार के पास एक छोटा सा लकड़ी का पुतला मिला था जिसके हाथ में एक चिट्ठी थी, तारांकन कबीर के लिए। अगर डोर तोड़नी है तो 12 बजे से पहले ओपेरा हाउस आना। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। कबीर के पास सिर्फ 2 घंटे थे। पुलिस फोर्स ओपेरा हाउस की तरफ भागने को तैयार थी, लेकिन कबीर का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। रमन की बात उसके कानों में गूंज रही थी, मैं तो बस मंच तैयार करता था। रमन एक मूर्तिकार था, वो लकड़ी और पत्थर से काम करता था। ओपेरा हाउस उसका स्टाइल नहीं था। रमन का असली स्टूडियो जंगल के बीच बनी एक पुरानी आरा मशीन सॉमिल थी, जहां से पुलिस ने उसे 5 साल पहले गिरफ्तार किया था। कबीर को एहसास हुआ कि ओपेरा हाउस सिर्फ पुलिस को भटकाने के लिए एक चाल है। असली खेल सॉमिल में चल रहा है। कबीर ने आईजी विक्रम से कहा, तुम्हारी टीम ओपेरा हाउस जाएगी, मैं अकेले सॉमिल जाऊंगा। विक्रम ने रोका, लेकिन कबीर ने कहा, अगर हम सब गलत जगह गए तो लड़की मारी जाएगी, रिस्क लेना ही पड़ेगा।
कबीर अपनी जीप लेकर तूफानी रफ्तार से जंगल की तरफ बढ़ा। रास्ता बेहद खराब था और कोहरा इतना घना कि 10 कदम दूर का भी कुछ दिख नहीं रहा था। जब वो सॉमिल पहुंचा तो वहां घोर सन्नाटा था, बस अंदर से किसी भारी मशीन के चलने की आवाज आ रही थी। जिज जिज। कबीर दबे पांव अंदर घुसा। हवा में लकड़ी का बुरादा सॉडस्ट उड़ा हुआ था, जो सांस लेने में तकलीफ दे रहा था। मिल के बीचों बीच एक भयानक दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। एक बड़ी सी कन्वेयर बेल्ट मशीन पर रिया लेटी हुई थी, रस्सियों से बंधी हुई। वो होश में थी, लेकिन मुंह पर टेप लगा होने की वजह से चीख नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों में मौत का खौफ था। उसके ठीक ऊपर एक बड़ा सा गोल आरा सर्कुलर सॉ ब्लेड घूम रहा था और हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए धीरे धीरे रिया की गर्दन की तरफ नीचे आ रहा था। ब्लेड की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। कबीर आगे बढ़ा ही था कि अंधेरे से एक आवाज आई, स्वागत है इंस्पेक्टर कबीर। कबीर ने तुरंत अपनी बंदूक उस दिशा में घुमा दी। अंधेरे से एक लंबा साया निकला। उस शख्स ने काला टक्सीडो पहना था और चेहरे पर एक सफेद पोर्सलिन डॉल का मुखौटा था। रुको वहीं, कबीर चिल्लाया। वो आदमी रुका नहीं, बस हंसा। वो हंसी कबीर को जानी पहचानी लगी। कौन हो तुम? कबीर ने पूछा। उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और मुखौटा उतार दिया। चेहरा देखते ही कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़ा आदमी डॉक्टर साहिल था, पुलिस डिपार्टमेंट का मशहूर मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट। वो शख्स जिसने रमन का इलाज किया था, जिसने कबीर की मानसिक रिपोर्ट बनाई थी और जिसे कबीर अपना दोस्त मानता था। साहिल, तुम? लेकिन क्यों? कबीर की आवाज में विश्वासघात का दर्द था। साहिल ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, क्योंकि रमन पागल नहीं था कबीर, वो एक जीनियस था। जब मैं जेल में उसका इलाज करने जाता था तो उसने मुझे समझाया कि मौत सबसे बड़ी कला है। रमन बूढ़ा हो गया था, उसके हाथ कांपते थे। उसे एक नए मजबूत हाथों की जरूरत थी जो उसकी कला को नए स्तर पर ले जाए। मैंने उससे वो सब सीखा जो वो जानता था, बल्कि मैंने उससे बेहतर किया। कबीर गुस्से से कांपने लगा। तुम पागल हो चुके हो साहिल। साहिल ने मशीन के पास एक लीवर पर हाथ रखा। शायद, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है। चुनो कबीर, मुझे गोली मारो और इंसाफ पाओ या उस लड़की को बचाओ। ये कहते ही साहिल ने लीवर खींच दिया। घूमता हुआ आरा तेजी से रिया की तरफ गिरने लगा। कबीर के पास फैसला लेने के लिए 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा था। अगर वो साहिल के पीछे भागता तो रिया के 2 टुकड़े हो जाते। कबीर ने एक झटके में बंदूक होल्स्टर में डाली और पूरी ताकत से मशीन की तरफ दौड़ा। ब्लेड रिया की गर्दन से कुछ ही इंच दूर था। कबीर ने अपने नंगे हाथों से हाइड्रोलिक पाइप को पकड़ा और पूरी जान लगाकर उसे उखाड़ने की कोशिश की। गरम तेल और चिंगारियां कबीर के चेहरे और हाथों पर गिरे, लेकिन उसने पाइप नहीं छोड़ा। पाइप टूटते ही प्रेशर खत्म हो गया और ब्लेड रिया की गर्दन से सिर्फ 1 इंच दूर आकर रुक गया। रिया बच गई थी। कबीर हांफते हुए जमीन पर गिरा। जब उसने सर उठाकर देखा तो साहिल वहां नहीं था। मुख्य दरवाजा खुला था और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वहां सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर चल रहा था। भाग 1 खत्म हुआ कबीर। ये तो सिर्फ इंटरमिशन है। असली खेल अब शुरू होगा। मिलते हैं भाग 2 में। कुछ घंटों बाद पुलिस वहां पहुंची। रिया सुरक्षित थी, लेकिन कबीर खामोश था। अगली सुबह खबर आई कि जेल में रमन की मौत हो गई है। खाने में साइनाइड जहर मिलाया गया था। कबीर समझ गया कि साहिल ने अपने गुरु को मार दिया ताकि कोई सबूत न बचे। अब ये लड़ाई सिर्फ कबीर और साहिल के बीच थी। कबीर ने वादियों की तरफ देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। कठपुतली का खेल खत्म नहीं हुआ था, बस डोर अब एक नए और ज्यादा खतरनाक शैतान के हाथ में थी। शिमला की वादियों में उस खौफनाक रात को बीते 6 महीने हो चुके थे। बर्फ पिघल गई थी और शहर फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गया था, लेकिन एसीपी कबीर के लिए वक्त जैसे उसी रात पर थम गया था। रमन की जेल में मौत और डॉक्टर साहिल के गायब होने के बाद पुलिस ने पूरे हिमाचल में नाकाबंदी कर दी थी, मगर साहिल धुएं की तरह गायब हो चुका था। कबीर अब सस्पेंड नहीं था, उसे बहाल कर दिया गया था, लेकिन उसके साथी उसे देखकर कतराते थे। कबीर की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसका कमरा साहिल की पुरानी केस फाइलों और मनोवैज्ञानिक किताबों से भरा रहता था। वो जानता था कि साहिल भागा नहीं है, वो बस अपने मास्टरपीस की तैयारी कर रहा है। जुलाई की एक बरसाती शाम, कबीर अपने ऑफिस में बैठा था कि एक पोस्टमैन एक पार्सल लेकर आया। पार्सल पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं था, बस एक लाल रंग की मोहर लगी थी, एक कठपुतली की मोहर। कबीर ने धड़कते दिल से डिब्बा खोला। अंदर एक रशियन डॉल, मत्र्योश्का डॉल थी, वो गुड़िया जिसके अंदर एक और छोटी गुड़िया होती है। कबीर एक एक करके गुड़िया खोलता गया।
सबसे आखिरी, सबसे छोटी गुड़िया के अंदर कागज का एक टुकड़ा था, जिस पर एक अक्षांश और देशांतर कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, और नीचे एक लाइन लिखी थी, आओ कबीर, देखें कि डोर किसके हाथ में है, मेरे या तुम्हारी किस्मत के। कोऑर्डिनेट्स शिमला से 40 किलोमीटर दूर एक वीरान जगह के थे, काली घाटी में स्थित एक पुराना, बंद पड़ा हुआ पागलखाना, मेंटल असाइलम। ये वही जगह थी जहां डॉक्टर साहिल ने अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी। कबीर ने बैकअप का इंतजार नहीं किया। उसे पता था कि साहिल पुलिस को देख लेगा तो खेल बदल देगा। ये लड़ाई व्यक्तिगत थी। कबीर अपनी गाड़ी लेकर तूफानी बारिश में काली घाटी की तरफ निकल पड़ा। जब वो उस पुराने पागलखाने के लोहे के जंग लगे गेट पर पहुंचा तो बिजली कड़की और पूरी इमारत एक भूतिया महल जैसी दिखाई दी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स बनी थीं। कबीर ने अपनी बंदूक लोड की और टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद भारी था। हवा में सीलन और पुरानी दवाइयों की गंध थी। कबीर जैसे जैसे गलियारों कॉरिडोर्स में आगे बढ़ रहा था, उसे लाउडस्पीकर पर एक आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है कबीर, इंसान अपनी मर्जी से चलता है? साहिल की आवाज गूंजी। नहीं, हम सब बस रसायनों, केमिकल्स और हालातों की कठपुतलियां हैं। मैंने तुम्हें यहां मारने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें मुक्त करने के लिए बुलाया है। कबीर चिल्लाया, सामने आ साहिल, छुपकर खेल खेलना बंद कर। ऊपर आओ, ऑडिटोरियम में पर्दा उठने वाला है, साहिल ने हंसते हुए कहा। कबीर सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर स्थित ऑडिटोरियम में पहुंचा। हॉल के बीच में एक स्टेज था, जिस पर एक ही स्पॉटलाइट जल रही थी। स्टेज पर एक कुर्सी थी और उस पर डॉक्टर साहिल बैठा था। उसने वही टक्सीडो पहना था, लेकिन इस बार कोई मुखौटा नहीं था। उसके हाथ में एक रिमोट था और उसके चारों तरफ दर्जनों टीवी स्क्रीन लगी थीं। हाथ ऊपर करो साहिल, कबीर ने निशाना साधा। साहिल मुस्कुराया। इतनी जल्दी नहीं इंस्पेक्टर, जरा स्क्रीन्स पर देखो। कबीर ने नजर घुमाई। स्क्रीन्स पर लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो में शिमला के मॉल रोड के नीचे बने एक सीवेज टैंक का दृश्य था। वहां 3 लोग, एक बच्चा, एक औरत और एक बूढ़ा आदमी रस्सियों से बंधे हुए थे और पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। ये कौन है? कबीर घबरा गया। ये समाज के वो लोग हैं जिन्हें कोई याद नहीं रखता। बेघर, लावारिस। बिल्कुल रमन की तरह, साहिल ने ठंडे स्वर में कहा। कबीर, मेरे हाथ में ये रिमोट है। अगर मैं बटन दबाऊंगा तो टैंक का गेट खुल जाएगा और वो बच जाएंगे। लेकिन अगर तुम मुझे गोली मारोगे तो मेरा अंगूठा बटन से हट जाएगा और एक डेड मैन स्विच एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब मेरे मरते ही वो टैंक लॉक हो जाएगा और वो तीनों डूब जाएंगे। कबीर का माथा पसीने से भीग गया। साहिल ने उसे एक नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमा में फंसा दिया था। तो तुम क्या चाहते हो? कबीर ने पूछा। मैं चाहता हूं तुम हार मान लो। साहिल अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। पूरी दुनिया को बताओ कि कानून, इंसाफ सब झूठ है। अपनी बंदूक नीचे रखो और मेरे पैरों में गिरकर स्वीकार करो कि असली मास्टर मैं हूं। कबीर की उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। वो जानता था कि साहिल झूठ नहीं बोल रहा। अगर उसने गोली चलाई तो 3 बेगुनाह मारे जाएंगे। कबीर ने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे की और घुटनों के बल बैठ गया। तुम जीत गए साहिल, उन्हें छोड़ दो, कबीर ने हार मानते हुए कहा। साहिल जोर से हंसा। उसकी हंसी ऑडिटोरियम की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। देखा, आखिर में हर शेर को सर्कस का पालतू बनना पड़ता है। साहिल जीत के नशे में चूर होकर कबीर की तरफ बढ़ा। उसने कबीर के सिर पर अपनी बंदूक तान दी। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है कबीर। लेकिन साहिल ने एक गलती कर दी थी। उसने कबीर को पुलिस वाला समझा था, लेकिन कबीर ने पिछले 6 महीनों में सिर्फ फाइलें नहीं पढ़ी थीं, उसने साहिल की साइकोलॉजी को भी पढ़ा था। कबीर जानता था कि साहिल नार्सिसिस्ट है। उसे अपने शिकार की आंखों में डर देखना पसंद है और यही उसे करीब ले आएगा। जैसे ही साहिल कबीर के एकदम करीब आया, कबीर ने बिजली की फुर्ती से अपनी जेब से एक फ्लैश बैंग ग्रेनेड निकाला और पिन निकालकर छोड़ दिया। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धड़ाम! एक तेज धमाका हुआ और पूरा हॉल चकाचौंध रोशनी से भर गया। साहिल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाया। कबीर ने मौके का फायदा उठाया। उसने उछलकर साहिल की कलाई पकड़ी और बंदूक छीन ली। लेकिन साहिल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी जेब से एक सर्जिकल चाकू, स्कैल्पेल निकाला और कबीर के कंधे पर वार कर दिया। कबीर दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने साहिल को नहीं छोड़ा। दोनों स्टेज पर गुत्थम गुत्था हो गए। साहिल चिल्ला रहा था, मैं भगवान हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। कबीर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और साहिल को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया।
रिमोट साहिल के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। कबीर ने रिमोट की तरफ छलांग लगाई। साहिल ने उसका पैर पकड़ लिया। अगर तुम रिमोट दबाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, साहिल चिल्लाया। कबीर ने मुड़कर साहिल के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा। साहिल का जबड़ा हिल गया और वो पीछे गिर गया। कबीर ने रिमोट उठाया और तुरंत वो हरा बटन दबा दिया। स्क्रीन्स पर टैंक का गेट खुलते हुए दिखाई दिया। पानी बाहर निकल गया और पुलिस की टीम उन तीनों लोगों को बचाते हुए दिखी। कबीर ने राहत की सांस ली और साहिल की तरफ बंदूक तान दी। साहिल जमीन पर पड़ा खून थूक रहा था, लेकिन अब भी मुस्कुरा रहा था। तुमने उन्हें बचा लिया, वाह, साहिल ने हाँफते हुए कहा। लेकिन कबीर, क्या तुम अपने अंदर के अंधेरे से बच पाओगे? मैंने तुम्हें भी एक जानवर बना दिया है, देखो खुद को। कबीर ने देखा कि उसका वर्दी खून से सनी है और उसकी आंखों में वही वहशियत है जो कभी रमन की आंखों में थी। लेकिन फिर कबीर ने एक गहरी सांस ली। जानवर और इंसान में यही फर्क है साहिल, कबीर ने कहा। जानवर शिकार के लिए मारता है और इंसान बचाने के लिए लड़ता है। तुम्हारा शो खत्म हुआ। कबीर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उपसंहार एपिलॉग। 3 महीने बाद। डॉक्टर साहिल अब उसी जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में बंद था जहां कभी रमन था। वो किसी से बात नहीं करता था, बस दिन भर दीवार को घूरता रहता था। कबीर ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उसे एहसास हो गया था कि इस केस ने उसका बहुत कुछ छीन लिया है। वो शांति की तलाश में मनाली वापस लौट गया था। लेकिन जेल की अंधेरी कोठरी में साहिल दीवार पर अपनी उंगलियों के नाखून से कुछ कुरेद रहा था। उसने एक चेहरा बनाया था, एक कठपुतली का, और उसके नीचे उसने एक नया शब्द लिखा था, विश्राम, इंटरमिशन। भाग 3 की तैयारी शुरू। कबीर को लगता था कि उसने डोर काट दी है, लेकिन वो भूल गया था कि कुछ डोरें कभी नहीं टूटतीं, वो बस उलझ जाती हैं।